This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. दोस्तों, आज की ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि उत्तराखंड के देहरादून में इतने विभत्स तरीके से एक महिला का कत्ल किया और उसे कुछ इस प्लानिंग से अपने ही घर में छुपा के रखा और इतना बेखौफ होकर घूमता रहा जिसकी कल्पना भी कर पाना मुश्किल है। इस बात को जिसने भी जाना और सुना वो कुछ देर के लिए स्तब्ध सा रह गया। यही कुछ हाल आपका भी होगा जब आप आज के इस वीडियो के माध्यम से हुए इस खौफनाक कत्ल और कत्ल के बाद के साजिश के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। रोम रोम कपा देने वाली ये घटना जहां हुई उसे उत्तराखंड के देहरादून के नाम से जाना जाता है, जहां पर एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें घर का मुखिया राजेश, उसकी पत्नी अनुपमा और दो जुड़वा बच्चे जिनकी उम्र उस वक्त 6 से 7 साल की थी जब उन दोनों की मां और राजेश की पत्नी अचानक 17 अक्टूबर 2010 को गायब हो गई। राजेश उस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसकी पत्नी ने भी MCA कर रखा था, मतलब दोनों ही पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग थे। राजेश और अनुपमा की मुलाकात 1992 में पढ़ाई के दौरान कॉलेज में हुई थी। दोनों ही MCA कर रहे थे। यही इन दोनों की दोस्ती होती है और प्यार हो जाता है। इन दोनों की कास्ट अलग अलग थी तो शादी में अड़चने आना बेशक तय थी। इसी दौरान राजेश की नौकरी लग जाती है, उसे अमेरिका में नौकरी मिल गई थी। अनुपमा और राजेश दोनों अमेरिका चले जाते हैं। कुछ समय बाद अनुपमा की भी जॉब लग जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद इनके 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे इन दोनों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि घर, जॉब और कामकाज के साथ साथ 2 बच्चों को संभालना अपने आप में एक बड़ा टास्क था। अनुपमा राजेश को अपने वतन हिंदुस्तान वापस चलने को कहती है। राजेश भी घर चलने के लिए तैयार हो जाता है। वापस हिंदुस्तान आने के बाद अनुपमा दोनों बच्चों सहित अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। इन दोनों की शादी को दोनों परिवार ने पहले ही सहमति दे दी थी। इन दोनों की शादी 19 फरवरी 1999 को हुई थी। अब अमेरिका से वापस आने के बाद राजेश काम की तलाश में जुट जाता है। MCA किया हुआ था, जल्द ही उसे नौकरी मिल जाती है, लेकिन ये नौकरी उसे कोलकाता में मिली थी। वो कोलकाता में जाकर वहीं रहने लगता है और काम करने लगता है। इसी बीच कहानी में एक अलग सा मोड़ आता है जब राजेश को अपनी ही सोसाइटी या कहें कॉलोनी में रहने वाली एक बेहद खूबसूरत महिला से प्यार हो जाता है। वो महिला भी राजेश को अपना दिल दे बैठती है। इन दोनों के मोहब्बत की खबर उसकी पत्नी अनुपमा को लग जाती है, तो वो आनन फानन में कोलकाता आकर अपने पति की कॉलोनी में जा खूब हंगामा करती है। बात पुलिस तक और पुलिस से कोर्ट तक पहुंच जाती है। कोर्ट में बहस छिड़ती है और अदालत अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए राजेश को यह आदेश देती है कि उसे अनुपमा को हर महीने घर खर्च के लिए 20,000 रुपए देने होंगे। बात किसी तरह से थम जाती है। अब कहानी सुलह पर आ गई थी। इतना हंगामा होने पर राजेश को उस महिला ने भी छोड़ दिया था जो कोलकाता में मिली थी। राजेश और अनुपमा किसी तरह आपस में बातचीत कर मामले को सुलझा लेते हैं और दोनों एक नई और खुशहाल जिंदगी जीने की कस्में खाकर दिल्ली से अलग देहरादून में जाकर रहने लगते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन बीते कुछ समय पहले जो कृत्य राजेश ने कोलकाता में किया उसने अनुपमा के दिल और दिमाग में बड़ा ही नकारात्मक असर डाला। जाहिर सी बात है, जगह या शहर बदल देने से दिए गए धोखे और छल की तीक्ष्णता कम नहीं हो सकती और इसी के चलते दोनों के बीच में मनमुटाव होने लगा। अनुपमा राजेश के ऊपर भरोसा करने के लिए अपने आप को समझा नहीं पा रही थी, जिसके चलते इन दोनों के झगड़े दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। बात हाथापाई तक आ जाती थी। एक रोज फिर झगड़ा हुआ और हाथापाई के दौरान धक्का मुक्की में अनुपमा नीचे गिरी और उसका सिर बैठ के कॉर्नर में जा भिड़ा। अनुपमा तुरंत बेहोश हो गई। इसके बाद जो हुआ आपको हम जल्द ही बताएंगे। दिल थाम लीजिए, क्योंकि आगे जो हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अनुपमा के माता पिता अक्सर अपनी बेटी से बात करते रहते थे। हमेशा की तरह उसके माता पिता ने उसे कॉल किया, लेकिन उनकी बात अनुपमा से नहीं हो पाई। दिन बीता और ऐसे ही दिन निकलते चले गए। अनुपमा के पेरेंट्स और उसका भाई जब भी कॉल करता तो राजेश से बात हो जाती, बच्चों से भी बात हो जाती, लेकिन अनुपमा का कोई अता पता नहीं। घर वालों के पूछने पर हर बार राजेश ये कहकर बात टाल देता था कि अनुपमा का मुझसे झगड़ा हो गया है और वो मुझसे गुस्सा होकर कहीं चली गई है, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी। समय ऐसे ही निकलता गया। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीतने ही वाले थे, लेकिन अनुपमा अभी भी अपने पति राजेश के घर वापस नहीं आई थी। करीब 57 दिन गुजर गए। इन 57 दिनों के गुजर जाने के बाद 12 दिसंबर 2010 को अनुपमा का भाई SK चौधरी अपने जीजा राजेश के पास आकर कहता है कि जीजा जी, इतने दिन बीत गए और आपने एक रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई। न दीदी का फोन लग रहा है, न कोई संपर्क हो पा रहा है, ना ही कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है। ऐसा कहकर SK चौधरी अनुपमा का भाई राजेश को पुलिस स्टेशन चल रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहता है। थोड़ी सी आनाकानी करने के बाद राजेश भी तैयार हो जाता है और अपने साले को कहता है कि हम लोग नहा धोकर नाश्ता करके पुलिस स्टेशन चलते हैं। इतना कहकर राजेश नहाने चला जाता है और कुछ ही मिनट बाद अनुपमा का एक मैसेज उसके भाई के फोन पर आता है,
जो बाहर हॉल में बैठा अपने जीजा के बाथरूम से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। मैसेज में लिखा था कि भैया अब मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करना, मैं अब कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगी। ये मैसेज देखकर वो थोड़ा चौंकता है। अब जैसे ही राजेश बाथरूम से बाहर आता है तो अनुपमा का भाई तुरंत अनुपमा का मैसेज राजेश को दिखाकर कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है जीजा जी, इतने दिनों से अनुपमा का फोन बंद था और कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, आज अचानक ये मैसेज आ गया। राजेश अनुपमा के भाई को समझाता है और कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो हम सबसे नाराज होकर चली गई है और वापस नहीं आना चाहती, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे जल्द ही मना कर ले आऊंगा। लेकिन अनुपमा का भाई नहीं मानता और राजेश के साथ पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाकर पूरी जानकारी देकर वापस आ जाता है। करीब 4 से 5 घंटे बाद ही देहरादून की पुलिस ने राजेश के घर आकर पूछताछ शुरू कर दी। अनुपमा के कुछ फोटोज और रिलेटिव्स के नंबर लेकर जैसे ही घर से बाहर निकलने वाली थी कि उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले की नजर पास रखे चमचमाते हुए डीप फ्रीजर पर जाती है जिसमें ताला लगा हुआ था। उस डीप फ्रीजर को वहां राजेश के घर में देखकर पुलिस को थोड़ा सा अजीब लगता है कि इन 3 मेंबर वाले परिवार को इतने बड़े फ्रिज की क्या जरूरत है। पुलिस राजेश से पूछती है कि इस फ्रिज में क्या रखा है और इसमें ताला क्यों लगा के रखा है। राजेश बताता है कि इसमें अनुपमा का कुछ सामान है और इसकी चाबी भी उसी के पास है। पुलिस को ये बात हजम नहीं हो रही थी। इसके बाद पुलिस ने राजेश पर दबाव बनाया तो वो आनाकानी करते हुए अंदर चला गया और फ्रिज की चाबी लाकर पुलिस को थमा दी। पुलिस ने फ्रिज को खोला तो उसके अंदर कई सारे काली पॉलीथीन के पैकेट्स रखे थे जो बर्फ से जमे हुए थे। उनके ऊपर बर्फ की सफेद सफेद सी पट्टी भी जम गई थी। पुलिस उस फ्रिज में से एक पैकेट को निकालकर उसे खोलती है तो वो बर्फ के टुकड़े जैसा दिख रहा था, लेकिन बर्फ जैसे ही पिघलती है तो उसमें से एक मीट का टुकड़ा दिखता है। राजेश थोड़ा नर्वस सा लग रहा था। पुलिस दूसरा पैकेट खोलती है तो उसमें भी मांस का एक टुकड़ा रखा था। पुलिस अब तीसरा पैकेट जैसे ही खोलती है तो उसमें मांस के टुकड़े के साथ एक ऐसी चीज दिखती है जिससे कि पास खड़े सभी पुलिस वालों का शरीर थरथरा गया। वो जिन पैकेट्स को आसानी से खोल रहे थे और चेक करते जा रहे थे अब उस पैकेट को छूने के भी दम नहीं जुटा पा रहे थे। दोस्तों, उस तीसरे पैकेट में मीट के टुकड़े के साथ इंसानी उंगलियां कटी हुई पड़ी थी। इसके बाद पुलिस फ्रिज में रखे बाकी पॉलीथीन को बाहर निकालकर पूछती है तो राजेश बताता है कि ये और कोई नहीं, मेरी पत्नी अनुपमा गुलाटी है। और इतना कहकर वहीं बैठकर जोर जोर से चीखे मार मार कर रोने लगता है। पुलिस पूरी लाश के बारे में पूछती है तो वो रोते हुए एक ऐसी कहानी बताता है जिसने कि पुलिस वालों सहित अनुपमा के भाई के रोंगटे खड़े कर दिए। राजेश बताता है 17 अक्टूबर 2010 को हम दोनों की लड़ाई हुई और हाथापाई होने लगी तो मैंने उसे जोर से धक्का दिया और उसका सिर बेड के कोने में जाकर भिड़ गया और अनुपमा वहां पर बेहोश हो गई। मैं डर गया था क्योंकि ऑलरेडी मेरे ऊपर अनुपमा एक केस कर चुकी थी और कोर्ट ने मुझे एक बार समझाइश भी दे दी थी। तो मुझे लगा कि अनुपमा मुझ पर मारपीट का केस कर देगी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं जेल चला जाऊंगा। इसी डर से मैंने तुरंत ही अनुपमा को खत्म करने की प्लानिंग बनाई। वो बेहोश पड़ी थी, मुझे एक तरकीब सूझी। मैं जल्द से काफी सारी रुई लेकर आया और अनुपमा के मुंह में डालकर जोर जोर से दबाने लगा। मैंने अनुपमा के रुई से भरे मुंह को तब तक दबा के रखा जब तक कि दम घुटने से उसकी सांसें नहीं टूट गईं। मेरे हाथों कत्ल हो चुका था। मैंने गुस्से और डर के चलते क्या कर दिया था इसका एहसास मुझे होने लगा था। मैंने अपने दोनों बच्चों से उसकी मां छीन ली थी, लेकिन हादसा हो चुका था। मैंने अनुपमा की लाश को बाथरूम के अंदर रखकर बाहर से ताला लगा दिया। अगले दिन बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं बाजार गया और एक बड़ा डीप फ्रीजर खरीदा जो इस वक्त आप सामने देख रहे हैं। मैं इस फ्रीजर को घर लेकर आया और उसे अच्छे से यहाँ पर रखवा दिया। दोबारा बाजार गया और एक स्टोन कटर खरीदा। फिर एक दूसरी दुकान से आरी खरीदी। तीसरी दुकान से एक हथौड़ा और पॉलीथीन के कुछ पैकेट्स लेकर घर आ गया। मैंने एक ही दुकान से सारा सामान इसलिए नहीं लिया ताकि किसी को शक न हो। ये सब सामान इकट्ठा करने के बाद बच्चों को स्कूल छोड़कर आया और बाथरूम में जाकर अनुपमा की पड़ी लाश के टुकड़े करने लगा। मैं बहुत डरा हुआ था। धीरे धीरे करके मैंने उस स्टोन कटर से उसका एक हाथ और एक पैर काटा। इसमें ही बहुत वक्त बीत गया और मैं थक भी चुका था। मैंने अनुपमा के शरीर से अलग किए हुए उन 2 टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक किया और फ्रीजर में रख दिया। बाकी बची लाश को एक बड़ी पॉलीथीन में पैक करके फ्रिज में रख दिया। बच्चों को स्कूल से लेकर आया और उनके साथ खा पी कर सो गया। अगले दिन फिर वही रूटीन दोहराया। बच्चों को स्कूल छोड़ा और बाथरूम में लाश के पास जाकर उसके टुकड़े करने शुरू कर दिए। इस तरह मैंने लाश के करीब 72 टुकड़े कर काली पॉलीथीन में पैक करके फ्रिज में रख दिए। इसके बाद मैंने लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की तरकीब सोची। मैंने एक हॉलीवुड फिल्म देखी थी जिसमें एक किलर इसी तरह से लाश को ठिकाने लगाता था। एक साथ लाश के टुकड़ों को ले जाना या ज्यादा टुकड़े साथ में ले जाना मुझे मुसीबत में डाल सकता था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जब जब अपने बच्चों को घुमाने लेकर जाया करूंगा तब तब 2 या 3 टुकड़ों को साथ लेकर जाऊंगा और उन्हें ठिकाने लगा दूंगा। मैंने ऐसा ही किया। मैं हफ्ते में 1 या 2 बार जब बच्चों को छुट्टी के समय घुमाने लेकर जाता तो गाड़ी में 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 लाश के टुकड़ों को रख लेता और सारे एहतियात बरतते हुए मसूरी के जंगल और पहाड़ों में फेंक देता। ऐसा करते करते मैं करीब 30 से 35 टुकड़ों को फेंक चुका था। लेकिन इस
दौरान मैंने अपने बच्चों को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं होने दिया कि अब उनकी माँ कभी वापस नहीं आएगी। मैं बराबर अपने बच्चों का ख्याल रखता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरह के बयान राजेश पुलिस को देता है, किस तरह से उसने अपने पत्नी का कत्ल किया और इतने विभत्स तरीके से लाश को काट काट कर उसके टुकड़े किए और उसी घर में रखा जिसमें वो अपने बच्चों के साथ रहता, खाना खाता और आराम से सोता। और लगातार अनुपमा की लाश के टुकड़ों को कभी पहाड़ों और कभी मसूरी के जंगलों में फेंकता रहा। वो लगभग अपने प्लान में पूरी तरह से कामयाब होने ही वाला था, लेकिन उसकी ये गलती ने उसके इस विभत्स हत्याकांड की सच्चाई को बेपर्दा कर दिया और उसे जेल के सलाखों के पीछे लाकर खड़ा कर दिया। जो उसने अपने बहनोई के फोन में अनुपमा के फोन से मैसेज किया था, उस बात से राजेश के साले को थोड़ा सा शक हुआ था और उसने ये बात पुलिस को अकेले में जाकर बता दी थी, जिससे पुलिस भी राजेश के ऊपर दबाव डालकर पूछताछ करती रही और अनुपमा गुलाटी का हत्यारा अपने जुर्म कबूलता हुआ पुलिस के सामने खड़ा था। दोस्तों 1 सितंबर 2017 में राजेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता है। इसके बाद उसे जेल से कभी बाहर आने नहीं दिया गया। तो दोस्तों ये कुछ कहानी थी अनुपमा गुलाटी मर्डर केस की। आपके अनुसार सोसाइटी में क्या बदलाव लाने की जरूरत है जिससे इस तरह की घटनाएं ना हो? आप हमसे अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।